हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास सिक्स्थ के चैप्टर नंबर 2 जो है अपना ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इसको कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ से तो आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं। साथ में आपके लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर जगह का जो है वो समय यहाँ से जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। समय के साथ साथ आप किसी जगह का जो है एग्जैक्ट आप यहाँ से लोकेशन उसका निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो चैप्टर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर हम लोग इस चैप्टर के ऊपर चले तो उससे पहले आपके लिए कुछ बातें हैं कि आप जैसे इस चैनल को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए, वैसे देते रहिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है और वो सारे कंटेंट आपको फ्री अवेलेबल करवाती है जो एक पेड कोर्स में मिलता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला अगर हम लोग देखेंगे तो इस पूरे चैप्टर में अगर किसी बात को लिखा गया हुआ है तो आपको थोड़ा सा कंसस करने के लिए ये लिखा गया है कि हमारी पृथ्वी जो है ना, अगर आप उसको बोलिएगा कि ये गोलाकार है तो ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरे पृथ्वी को देखिएगा तो ये अपने उत्तर एवं दक्षिण के ध्रुव पर थोड़ी थोड़ी चपटी हुई है। यहाँ पे ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो पोर्शन है अगर आप इसको देखिएगा तो ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। इस जगह पे जब आप देखिएगा तो ये थोड़ा थोड़ा आपको चपटा हुआ दिखाई देगा। हमारी पृथ्वी थोड़ी चपटी हुई दिखाई देगी आपको इस जगह पे। मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। अब इस वाले पोर्शन को अगर आप देखिएगा तो ये थोड़ा सा तो आपको आंख के साइज का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए मध्य वाले साइड में ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो इस कारण से जो है हम पृथ्वी को पूरी तरीके से गोल नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी का आकार बिल्कुल संतरे की तरह है, ऐसा भी नहीं है। पृथ्वी का एक अपना अलग आकार है, ठीक है ना। पृथ्वी के आकार को हम किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग आएंगे इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बिल्कुल कठिन है। एग्जैक्ट बात तो यही है कि पृथ्वी को अगर हम किसी चीज से कंपेयर कर देंगे कि भाई आज हमारी जो ये पृथ्वी है ना, ये नारंगी की तरह लग रही है। अगर आप इसको एज यूजुअल अगर किसी को समझाने के लिए आप बोलते हैं तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर बोलते हैं कि पृथ्वी के आकार बिल्कुल नारंगी के तरह है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इससे एग्री नहीं करूंगा क्योंकि हर एक ये जो अपनी पृथ्वी है ना, इसकी एक अलग बनावट है जो अपने ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे थोड़ी सी चपटी हुई है और अपने बीच वाले पोर्शन पे थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है, मध्य वाले पोर्शन पे। तो इसलिए पृथ्वी का अपना एक आकार होता है। अब अगर हम लोग देखें इस जगह पे तो क्वेश्चन थोड़ा सा एराइज होता है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि एनसीईआरटी ये केवल 6th क्लास की बुक है। आप अगर 6th क्लास के बुक को खुद से पढ़ के समझ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़े से आपको बेसिक मजबूत करने की जरूरत है। और वही हमारे मेरा जो पोर्ट्स ये जो इसका एक मोटो रहा हुआ है इस चैनल का कि आपको हर एक चीज कंटेंट तो फ्री दे ही रहे हैं, साथ में कुछ ऐसे चीजें आपको दिए जा रहे हैं जो आपको ज्यादा बूस्टअप करेगा आपके नॉलेज को, साथ में एग्जाम को क्रैक करने में। अब क्वेश्चन अगर पूरे तरीके से आप देखिएगा तो थोड़ा सा एराइज होता है कि प्रश्न ये उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसी बताई जा सकती है। अब मान लिया कि हम यहाँ पे, अगर हम बिहार में यहाँ पे रह रहे हैं एक जगह पे, तो बिहार की स्थिति को आप कैसे बता सकते हैं। आपके पास गूगल मैप है। गूगल मैप में आप अगर बिहार डालिएगा तो वहां पे कुछ 1 2 5 8 7 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है ना। ये नॉर्थ नॉटिकल फलाना ठिकाना करके आएगा, ये आप नहीं समझ पाइएगा। तो आखिर इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप ला कहाँ से पाइएगा, क्या रीजन है इसका, कैसे आप बताइएगा कि हम अगर इस पॉइंट को लोकेट करते हैं तो हम बिहार में ही जाएंगे, है ना। तो इसके लिए कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं का की आवश्यकता होती है। अगर आप इस चीज को देखिएगा तो साइंटिस्ट जो होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं, या फिर अगर सैटेलाइट यूज किया जाता है, और अगर आप देखिएगा तो हमारे नेवी में जिस तरीके से सोनार को यूज किया जाता है, और उसके बाद अब देखिएगा तो मिसाइल को यूज किया जाता है, तो उसको एग्जैक्ट पॉइंट पे डाला जाता है। वहां ये नहीं देखा जाता है कि बिहार के किस जगह पे हम डाल रहे हैं, और अगर देखा जाता है तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मैप के थ्रू ला करके तभी उसके ऊपर दिया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये इसी के लिए कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होती है इस सारे चीजों को पता करने के लिए। अब अगर हम लोग आएंगे यहाँ पर, अगर देखिएगा तो एक सुई ग्लोब जो है
वो एक झुकी हुई होती है जिस अवस्था से होकर के, जिस अवस्था में, उसे हम लोग अक्ष बोलते हैं। और सेम ग्लोब को हम पृथ्वी बोलते हैं। अगर इसको आप पृथ्वी बोलते हैं तो इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह पे हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है और यही पृथ्वी की अक्ष है। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो जाता है। ये हमारे पृथ्वी की अक्ष हो गई। अब अगर आप देखिएगा तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारी पृथ्वी की अक्ष है, ठीक है, जिसपे पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है वो उत्तर या दक्षिण ध्रुव कहलाती है। अब यहाँ से आप अगर बात करिएगा तो यह इससे होकर के, यहाँ से अगर बीचों बीच आप लाइन को लीजिएगा तो यहाँ से होकर के ये सुई गुजर रही है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जो हमारा हो जाएगा ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है वो झुकी हुई है। आगे हम लोग देखते हैं कितने डिग्री पे झुकी हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर पृथ्वी हमारी झुकी हुई है तो जिस एरिया, हम तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि यहाँ से बीचों बीच ऐसे ले सकते थे, ये पोर्शन हो जाएगा, इसको दक्षिण मानेंगे, इसको उत्तर मानेंगे, लेकिन यहाँ तो ये बात नहीं है। यहाँ तो बात ये है कि हमारा दक्षिणी ध्रुव थोड़ा सा टेढ़ा है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि पृथ्वी आखिर कितने डिग्री पर झुकी हुई है और क्या रीजन है इसके, है ना। तो ये वाली मैटर अगर आती है हमारे ऊपर तो हम देखेंगे कि ऊपर वाला पोर्शन उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी ध्रुव है। अब ग्लोब को जो है ना इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। आप पश्चिम से पूरब की ओर बिल्कुल घुमाते हैं, है ना, क्लियर है यहाँ तक। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। अगर रियल में देखें तो आप तो पृथ्वी को समझने के लिए इस तरीके से एक स्टैंड बनाए और इसके बाद आपने स्टैंड बना करके देखा कि भाई हम इसको पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब ये वाला पोर्शन आपका पश्चिम है, ये वाला पोर्शन आपका पूरब है, तो पश्चिम से पूरब की ओर आप इसको टर्न कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर वास्तव में देखिएगा तो पृथ्वी तो अपने तरीके से घूम रही है। यहाँ पर तो कोई अक्ष वक्ष है नहीं। हम केवल मानते हैं कि पृथ्वी के ये वाले ऊपर वाले पोर्शन को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इसलिए मानते हैं क्योंकि ग्लोब पर ये इस तरीके से टिकी हुई है। बाकी अगर हम लोग इसके ऊपर आएंगे तो पृथ्वी यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, बिल्कुल। और यह अन्य काल्पनिक रेखाएं भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल रियल है। इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। अब अगर पूरे पृथ्वी को आप देखिएगा तो पूरे पृथ्वी को जो है ना एक रेखा बीचों बीच बांटती है, ठीक है, बीचों बीच बांटती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। मतलब ये वाला पोर्ट भी इक्वल होगा, ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर आप एक गेंद को ले लीजिएगा, उसको आधा आधा पार्ट में अगर बांट दे रहे हैं यहां से, मान लिए इस तरीके से, तो ये वाला पोर्शन इक्वल है, ये वाला पोर्शन इक्वल है। सेम उसी तरीके से पृथ्वी की बात है। तो पृथ्वी को जहां से हम लोग बीचों बीच ऐसे बांट देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी विषुवत रेखा है। क्लियर है यहाँ तक। तो पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसके उत्तर वाले पार्ट में, ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिण वाले आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मतलब अगर ये विषुवत रेखा है तो ये वाला पार्ट जो होगा ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होगा और ये वाला पार्ट जो होगा ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होगा। यहाँ तक बहुत क्लियर है। और बीच वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा विषुवत रेखा होगा। अब इसके बीच में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होता है, इधर मकर रेखा होता है, इधर कर्क रेखा होता है। तो ये अलग बाकी की बातें हैं, लेकिन अभी हम लोगों को पहले विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, इस दोनों को पहले हम लोगों को पढ़ना है। अब अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये दोनों बराबर आधे भागों, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनी होती है एवं यह वृत्त पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है। अब अगर आप देखिएगा तो आपको विषुवत रेखा से 20 डिग्री नीचे आने पर अगर आप किसी जगह को अगर आप किसी जगह को जो है ना इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर किसी जगह को आप इंडिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कुछ जगहों पर देखिएगा कि अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है तो उसको बोला जाता है कि विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर 20 डिग्री पर ये जगह स्थित है। तो अब आप एग्जैक्ट लोकेशन उसका ले सकते हैं कि पहले तो हम आ जाएंगे विषुवत रेखा पे, ठीक है, विषुवत वृत्त पे, उसके बाद नीचे आएंगे दक्षिणी ध्रुव पर, मतलब नीचे की बात कर रहे हैं, और 20 डिग्री पर स्थित होगा
तो 20 डिग्री अगर यहाँ पर अगर इंडिकेट कर रहा है तो इसी जगह पर ये जगह होगा। लेकिन फिर भी आप एग्जैक्ट जगह नहीं प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे देशांतर का पता नहीं लगा पा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर। विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब विषुवत वृत्त जो है ना, ये विषुवत रेखा है, इसको आप विषुवत रेखा मानिए, ठीक है। यहाँ तक पहले इसको हम एक बार क्लियर करते हैं, ज्यादा आसानी होगा इसको समझने में। अब अगर आप देखिएगा पूरी तरीके से, तो पहले तो आप 0 डिग्री, ठीक है ना, पहले आप इसको मान लीजिए कि ये आपका विषुवत वृत्त है, ठीक है, ये 0 डिग्री पे मान लीजिए आप इसको। अब इसी के इक्वल में जितनी रेखाएं खींची हुई है, ये सारे चाहे वो ऊपर होंगी चाहे वो नीचे होंगी, ये सब अपने आप में क्या है, तो अक्षांश है। क्लियर है यहाँ तक। और विषुवत वृत्त जो होता है इसको हम लोग शून्य अक्षांश बोलते हैं। मतलब विषुवत रेखा जो होता है ये 0 डिग्री पर होता है। कभी भी आप अगर ग्लोब को खोल रहे हैं या फिर किसी भी इंडिया के मैप को अगर आप खोल रहे हैं तो विषुवत रेखा के पास 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा, यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा। ये आपका कर्क रेखा हो जाएगा, ये आपका मकर रेखा हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर कर लेना है यहाँ तक। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उसके ऊपर जाइएगा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे आइएगा मकर रेखा। मतलब ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर अगर जाइएगा तो ये आपको कर्क रेखा दिखाई देगा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर आइएगा तो आपको मकर रेखा दिखाई देगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4 भाग, 1/4 भाग होता है, और 90 डिग्री अंश पे आता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश पर उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यहाँ तक अगर आप क्लियर कीजिएगा तो ये उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ अगर आ जाइएगा तो ये दक्षिणी ध्रुव आपको दिखाई देगा। और अगर क्लियर करें इसके ऊपर, तो विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यहाँ तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि अक्षांश की बातें हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो विषुवत वृत्त के ऊपर जो भी होंगे इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और नीचे अगर आइएगा तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये बातें आपको एग्जैक्टली यहाँ पर बता दी गई हुई है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंट, ठीक है, ये दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में और बेलो होरिजोंट विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर उत्तरी अक्षांश एवं बेलो होरिजोंट 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। अब अगर आप देखिएगा तो 23.5 डिग्री ये ऊपर भी है, 23.5 डिग्री ये नीचे भी है। अब अगर 20 डिग्री की बात करते हैं, यहाँ पर कोई अगर जगह स्थित है और यहीं पे कोई जगह स्थित है, तो आपको इसको क्लियर करने के लिए आप तो ऐसे नहीं बोल सकते कि ये 20 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। आपको ये क्लियर करना होगा कि ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। सेम आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया कि महाराष्ट्र का जो है ना चंद्रपुर एवं ब्राजील में जो बेलो होरिजोंट है, ये दोनों 20 डिग्री अक्षांश पे ही स्थित है। और बहुत ऐसे जगह होंगे जो है 25 डिग्री अक्षांश पे उत्तर में स्थित होंगे उत्तरी अक्षांश, और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए हम केवल ये नहीं बोल सकते हैं कि ये 20 डिग्री पर स्थित है। इसको बोलने के लिए हम इसको क्लियर करने के लिए हमको बोलना होगा कि ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, ये क्लियर करना होगा आपको। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। बाकी अगर हम लोग देखें तो पहले भी मैंने आपको बता दिया कि विषुवत वृत्त जो होगा इसके 23.5 डिग्री में आपको कर्क रेखा दिखाई देगी और नीचे में आपको मकर रेखा दिखाई देगी। यहाँ तक क्लियर है। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री में दक्षिण ध्रुव वृत्त आपको दिखाई देगा, जो यहाँ पर आपको दिखाई दिया है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री की बात क्लियर है यहाँ पर। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ताप मापन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और यहां से जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो होते हैं कि कौन सा वृक्ष, पहले तो वृक्ष आपको दे दिया जाएगा, वृक्ष की क्वालिटी दे दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस जो है कटिबंध में स्थित होता है या किस कटिबंध में पाया जाता है। यहां तक क्लियर होगा। अब सबसे पहले हमको इस चीज को जानने के लिए कि जिस जगह पे गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है, जिस जगह पे गर्मी ज्यादा होगी वहां वर्षा भी ज्यादा होगी, क्योंकि
हवा का एक नियम होता है कि जिस जगह पे हवा गर्म होगा ना, उस जगह पे हवा वाष्पित होकर के ऊपर जाएगा, ठीक है। और ठंडी हवा जो होगी वो इस जगह की तरफ आएगी, जिसको हम लोग समीर बोलते हैं। और ये वाली जो हवा होती है ना, ये बादल बन करके किसी जगह से टकरा करके और बारिश कराती है। और इक्वल यही होता है कि बारिश उसी जगह पे अक्सर होती है जहां से ये उठ करके जाती है। तो इस कारण से होता क्या है कि जो जगह ज्यादा गर्म होगा वहां वर्षा भी ज्यादा होगी, और जिस जगह पे वर्षा ज्यादा होगी उस जगह पर विभिन्न तरीके के आपको जो है वो वन दिखाई देंगे, वहां पे अलग तरीके के क्रिएचर आपको दिखाई देंगे। नियम नेचर का यही होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए कटिबंध जानने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दिया गया हुआ है कि सबसे पहले इधर उष्णकटिबंध होता है, जो विषुवत वृत्त जो होता है ना, जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, इसके 23.5 डिग्री उत्तर के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होता है। और ये जो पोर्शन होगा ये आपका 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये दोनों का पोर्शन जो होगा ये उष्णकटिबंध होगा। अब 23.5 डिग्री ऊपर से अगर कर्क रेखा के से ऊपर की बात करें तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आएगा, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध आएगा। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है वो शीत कटिबंध, और फिर यहाँ पे आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर दक्षिणी शीत कटिबंध। ये चीज क्लियर कर लेना है हम लोगों को। और यही हम लोगों को यहाँ पे जो भाषा के रूप में पढ़ना होगा, और जिसको नोट डाउन करते हुए आपको नोटबुक में अपना चलना है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि आप नोटबुक अपना क्लियर करते चले, क्योंकि यहीं से आपको मजा आने वाला है पढ़ाई करके और बेसिक चीजों को समझ करके। तो अगर कर्क रेखा जो है एवं मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में दोपहर में एक बार ठीक एकदम बीचों बीच दिखाई देता है, ठीक है, ठीक ऊपर होता है वहां पे, जैसे कि इस टर्च के ऊपर आपको दिखाई दिया है, एकदम इक्वल इसी तरीके से होता है, एकदम बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे अगर पृथ्वी है तो वर्ष में एक बार तो एकदम बिल्कुल ऐसे दिखाई ही देगा ये, बिल्कुल। अगर आप टर्च को अगर सूर्य मान लेते हैं तो पृथ्वी का ये वाला पोर्शन जो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री आपका 23.5 डिग्री अगर इसको आप दक्षिणी मान लेते हैं तो इस पोर्शन पे तो साल में एक बार दोपहर में ये तो बिल्कुल बराबर दिखाई ही देगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसको उष्मा ज्यादा होती है। पहले देखिए आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, उष्मा जहां ज्यादा होगी वो क्या होगा, उष्णकटिबंध। क्लियर है, क्योंकि उष्मा ज्यादा है यहाँ पे। तो ये उष्मा ज्यादा कहाँ होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम लोग देखें तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है ना ये इस तरीके से राउंड मार रही है और सूर्य यहाँ पर है, ठीक है ना। ये अपने इस तरीके से राउंड मारते हुए जा रही है, और फिर ऐसे ऐसे घूमते ये पूरा सूर्य का चक्कर ले रही है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये क्लियर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होता है सूर्य का 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण वाला, ठीक है। और बाकी जो भी जगह होता है ना, यहाँ पे अगर देखिएगा तो अगर पूरे तरीके से आप इसको पृथ्वी अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा कि इस वाले पोर्शन में यहाँ पे आपको सूर्य का प्रकाश कभी भी यहाँ पे सीधा नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ वाले पोर्शन को देखिएगा तो ये आ जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और ये आ जाएगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, यहाँ पे तिरछा पड़ता है, इस तरीके से तिरछा। तो ये थोड़ी सी ठंड होती है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब अगर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर तो उत्तरी गोलार्ध एवं ध्रुवों पर जो है ना सूर्य दक्षिणी गोलार्ध एवं वृत्तों पर बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। अब अगर देखिएगा आप तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर किस तरीके से पड़ेगा, इस पोर्शन को अगर आप देखिएगा तो सूर्य का प्रकाश कैसे पड़ेगा, एकदम बिल्कुल जैसे मान लिया कि आपका सूर्यास्त होने वाला है, उस वक्त सूर्य का प्रकाश जिस तरीके से होता है उसी तरीके से पड़ेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ठंड, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है, इसके कारण यहाँ ठंड ज्यादा रहती है। तो ये आपका पोर्शन जो होगा उत्तरी गोलार्ध का और दक्षिणी गोलार्ध का, ये दोनों शीत कटिबंध में गिना जाएगा। तो जहां पे सबसे ज्यादा जो है उष्मा होगी, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वो उष्ण कटिबंध होगा। जहां पे तिरछा पड़ेगा वहां पे शीतोष्ण कटिबंध होगा, और जहां पे बिल्कुल क्षितिज के रूप में पड़ेगा
वो आपका शीत कटिबंध हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, शायद यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग देखते हैं इसके ऊपर आकर के, तो देशांतर जो है ये क्या होता है। आपने तो ये पूरे पूरे अक्षांश को देख लिया, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री हमारा देशांतर हो गया, विषुवत रेखा हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री मान लिया इसको। ये हमारा जो है वो इस तरीके से मान लिया इसको, इस तरीके से ये आपका अक्षांश रेखा हो गया। लेकिन जो पोर्शन इस तरीके से आता है ना, जो पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से क्लियर करते हुए जा रहा है, ये आपका जो होगा, ये आपका क्या होगा, ये देशांतर होगा। और इससे भी आप बहुत आसानी से किसी जगह का एग्जैक्ट टाइम टेबल पता कर सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान की अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। अब मान लिया कि प्रशांत महासागर में टेंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री 0 मिनट दक्षिणी पर है। अब अगर 2 जीरो यहाँ पे लिख के ऐसे दिया हुआ है तो इसको मिनट में गिना जाता है बाबू साहब। अब अगर इसको आप गिनिएगा तो 20 डिग्री 0 मिनट दक्षिणी पर स्थित है, मतलब ये पोर्शन, एक तो बात क्लियर है कि यहाँ पे होगा, इसी एरिया में होगा कहीं पे, लेकिन दोनों 20 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये स्थिति जाने, ये अब इनकी सही स्थिति जानने के लिए हमको क्या करना होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर दोनों की स्थिति कितनी है, इनको जानने की जरूरत होगी, तभी हम इसको एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो अगर इस पूरे पोर्शन को अगर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हम लोग देशांतर से क्या लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एक चीज क्लियर किया है कि इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। जो संदर्भ जहाँ पे जाकर के ये दोनों एग्जैक्ट रूप से मिल जाते हैं वो आ जाता है। बाकी इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है तथा सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। ये चीज क्लियर कर लेता है। ये बातें जो है आपकी बेसिक है, बाकी इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग इसके और से डीप में थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ एक चीज क्लियर किया गया हुआ है कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, ठीक है ना। मतलब देशांतर का जो लंबाई होगा ना वो बिल्कुल समान होगा। ये जो आपका देशांतर है इसका लंबाई अपने आप में बिल्कुल समान होता है, जबकि अक्षांश का नहीं। तो यहाँ पर अगर किया जाए तो इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य रेखाओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तभी सभी देशों में निश्चित किया गया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि किसी जगह का जो यामोत्तर है वो डिफरेंट तरीके का होगा, तो अलग अलग देशों में जो है कि अगर एक होगा तो अगर यहाँ बिहार में अगर आपका शाम का 5:30 होता होगा, तो अगर देखिएगा तो अमेरिका में उस वक्त शाम ढल रहा होगा, अमेरिका में उस वक्त रात हो रहा होगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि अलग अलग जगहों के लिए स्थानीय समय को अलग किया गया, वहां के जो है सूर्य के दोपहर की स्थिति के अनुसार, और एक जो है वो प्रमुख यामोत्तर माना गया, ठीक है ना, जो कहाँ से गुजरती है, तो ये ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित जो राजकीय वेधशाला जो में के पास से होकर के ये गुजरती है यामोत्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम का तक माना जाता है। मतलब कि ये क्लियर है, 180 डिग्री इसके पूरब और इसका ये पश्चिम वाला भाग हो गया और इसका ये पूर्व वाला भाग हो गया। तो 180 के बाद को यहाँ पर मान लिया गया। इसको अगर खोल करके आप फैलाइएगा तो ऐसे फैल जाएगा चारों तरफ से, ऐसे इस तरीके से अगर आप फैला करके बात कीजिएगा तो इधर से 180 डिग्री और इधर से 180 डिग्री की बात कही गई है यहाँ पर। अब ये चीज क्लियर हो गया। अब अगर देखिएगा यहाँ पर तो यामोत्तर पश्चिम में भाग है प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर के पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। एक चीज क्लियर हो गया। और इसको अगर मिला दीजिएगा तो इस तरीके से ये ग्लोब बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसलिए स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए
उत्तर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है, क्योंकि जब आप 180 डिग्री यहाँ मानते हैं, इसको 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 180 डिग्री मानते हैं, और फिर इसको 1 2 3 4 5 करके 180 डिग्री मानते हैं, और जब आप इसको पूरी तरीके से ऐसे राउंड कीजिएगा तो ये 180 डिग्री और 180 डिग्री तो जाकर के मिल ही जाएगा ना। तो इसलिए 180 डिग्री पश्चिमी जो है गोलार्ध और पूर्वी, ठीक है ना, 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम या उत्तर एक ही रेखा पर स्थित होती है। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया आपका। अब बाकी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं, और ये एक आपके जो है वो आपका एक एटलस दिया गया हुआ है पूरा वर्ल्ड का, जिसमें आप बहुत आसानी से डिग्री के हिसाब से जगहों को माप सकते हैं। बाकी का जो मान अगर देखिएगा कि देशांतर और समय की बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन यूपीएससी, यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी, यहाँ से एक क्वेश्चन जो आपका आता है वो रेलवे, ये जरूर क्रिएट करती है क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक समझ आपकी क्या कहती है ये चीज यहीं से क्लियर हो जाता है। तो देशांतर और समय की अगर बात करें हम लोग, तो देशांतर से समय की बात अगर करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रेज होते हैं। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो होता है वो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति होती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही वह पूरे विश्व में समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जब सबसे ऊपर सूरज रहता है तो इसको हम लोग 12 बजे मानते हैं, दोपहर हो गया है ना। और परछाई से हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से काउंट कर सकते हैं। अगर आप समय घड़ी की माप करें, आप अगर दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली के सिवा बहुत जगहों पर जो है वो सूर्य घड़ी बनाया गया हुआ है, उसको आप जाकर के देखिए और वहां से आपको एग्जैक्ट टाइम मिलेगा, और उस टाइम को आप घड़ी से जरूर मिला सकते हैं। अगर मौसम सही है तभी ये काम कर पाता है, बाकी आपकी घड़ी तो बहुत अच्छे तरीके से काम करती ही है। साथ में आजकल एंड्रॉयड और एप्पल, इसके साथ बहुत सारी घड़ियां अवेलेबल है अभी, जो इस तरीके के चीजों का जो डिमांड है वो कम कर दिया है, लेकिन फिर भी ये रोचक होता है आपके लिए जानना। और दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्यास्त तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त का सबसे लंबे होते हैं। ये चीजें जो बेसिक है आपको यहाँ पर दी गई हुई है, और ये चीज शायद बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है इसको, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होता है। अब अगर यामोत्तर पर बीच में एकदम स्थित होगा यहाँ पे सूरज, और एकदम बिल्कुल यहाँ 90 डिग्री पर स्थित होगा ना, तो इसको सारे देश के लिए दोपहर का 12 बजे माना जाता है। ठीक है, यह चीज क्लियर कर दिया गया। अब इसके बाद अगर देखेंगे हम लोग, तो पृथ्वी 24 घंटे में, ये पृथ्वी है, ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, ऐसे ऐसे करके, क्लियर है। और ऐसे ऐसे करते करते ये सूरज का भी एक चक्कर लगा रही है, जो 365 दिन में पूरा होता है। तो इस तरीके से आप 24 घंटे में एक बार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो अगर देखिएगा तो 1 घंटे में वो 15 मिनट घूमी, क्योंकि 360 का बात यहाँ पे आता है। अब 4 मिनट में जो है वो 1 डिग्री घूम जाती है, तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री हो जाएगा, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो अगर आप देखिएगा तो जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय होगा, 15 गुने 4 मतलब 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटे आगे। क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब दोपहर का अगर 1 बजा होगा वहां पे, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रीनविच के समय से 1 घंटे आगे हो गया, ठीक है ना। वहां अर्थात वहां दोपहर का 1 बजेगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय जो होगा वो 1 घंटे पीछे होगा। तो अगर ग्रीनविच पे 12 बजेगा, ठीक है ना, ग्रीनविच पे अगर 12 बजेगा, तो इंडिया की बात करते हैं ना हम लोग, तो ग्रीनविच पे अगर 12 बजेगा तो इसको पूरब में जो देश स्थित होगा ना, पूरब में, यहाँ पूरब में, वहां पे 1 बजेगा, और इसके पश्चिम में जो देश स्थित होगा यहाँ पे 11 बजेगा। क्लियर है यहाँ तक बात। क्योंकि ग्रीनविच अगर मान लिया कि हम बीच में, अगर बीच के जगह को अगर ग्रीनविच मानते हैं, तो ग्रीनविच से आगे की बात को हम लोग मानेंगे तो पूरब की ओर अगर मानेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बज जाएगा, और पश्चिम की ओर मानेंगे तो ये 11 बज जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब अगर देखेंगे हम लोग तो वहां सुबह के 11 बजे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजेंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा, ठीक है ना। 180 डिग्री की अगर बात करेंगे तो वहां पे
मध्य रात्रि होगा इस जगह की अगर बात करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम मानक समय क्यों मानते हैं, मानक समय मानने की क्या जरूरत है। तो अगर हम लोग मानक समय को नहीं मानेंगे तो रेलगाड़ियों के समय सारणी को तैयार करना बहुत कठिन हो जाएगा। भारत के गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थान के समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना। अगर आप देखिएगा तो गुजरात जो है वो आपके पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना, और ये जो है आपका असम का डिब्रूगढ़ ये आपका पूरब में स्थित है। तो यहाँ अगर सूर्योदय होगा तो यहाँ पे तो कुछ देर पहले सूर्योदय 2 घंटे का अंतर हो जाता है, ठीक है ना। पूरब से पश्चिम की ओर का बात अगर करेंगे तो 2 घंटे का अंतर मिल जाता है आपको। 1 घंटा 45 मिनट का अंतर यहाँ पे क्लियर किया गया हुआ है, लेकिन 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो इसलिए जो है ना वो हम लोगों को स्थानीय समय मानने का बहुत ज्यादा जरूरत होता है कि उससे हम लोग अपने देश के जो है ना वो समय को क्लियर कर पाए। अब भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया हुआ है। 82.5 डिग्री जो पूरब होगा ना 82 डिग्री 30 मिनट, इसको हम लोग क्या करेंगे कि यामोत्तर मानेंगे और इसी यामोत्तर के स्थान समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है 82.5 डिग्री को, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। क्लियर है यहाँ तक बात। अब अगर इससे आगे हम लोग देखेंगे तो भारत ग्रीनविच के पूरब 82.5 डिग्री पर स्थित है तथा यहाँ समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि भारत जो है ग्रीनविच के समय से 82.5 डिग्री पूरब में स्थित होगा। अब ग्रीनविच मान लिए कि यहाँ है तो ये 82.5 डिग्री जो है ये आपका 82.5 डिग्री यहाँ पे पूरब में स्थित है। तो इसको इन्होंने अपना जो है वो क्या किया कि स्थानीय समय माना। तो यहाँ से इसकी जो समय होगी ना वो 5 घंटे 30 मिनट की हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो जब लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे, ठीक है ना, लंदन में अगर 12 बज रहा है तो 5 घंटा दोपहर के 2 बजेंगे, सॉरी लंदन में अगर दोपहर का 2 बज रहा है तो इंडिया में कितना बजेगा, तो 5 घंटा 30 मिनट तो 7 बज के 30 मिनट होगा शाम का। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि 5 घंटा आगे है। यहाँ बात क्लियर हो गई। तो भारत अगर इस जगह पे 82.5 डिग्री पे जब अगर यहाँ पे अगर दोपहर का 12 बजेगा तो पूरे भारत में दोपहर का 12 बजेगा, लेकिन ग्रीनविच में जब 12 बजेगा तो ये जो है ये इसको क्या किया गया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना गया हुआ है। लेकिन इंडिया में अगर 82.5 डिग्री पे 12 बजेगा ना तो पूरे भारत में 12 बजेगा, क्योंकि यहीं से यही जो टाइम होगा यहीं से हमारे रेल का टाइम क्लियर होता है, यहीं से हर एक जगह का टाइम क्लियर होता है। नहीं तो अगर हम लोग लंदन के टाइम को मानेंगे ना तो पता चलेगा कि हमारे देश में ट्रेन जो है ना वो 5 घंटा पहले खुलेगी 5 घंटे बाद जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर कर लेना है हम लोगों को। तो हम लोगों का जो स्थानीय समय है जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। क्लियर। अब रूस एक एक्सेप्शनल देश है जहाँ पे 11 मानक समयों को अपनाया जाता है, ठीक है ना। और ये चीज क्लियर कर लीजिएगा पहले क्यों अपनाया जाता है, क्योंकि रूस का कुछ पार्ट इसमें और कुछ पार्ट यहाँ पे आकर के मिलता है और इस कारण से इसमें बहुत सारे स्थानीय समयों में अंतर पाया जाता है, जिसके लिए इसमें 11 स्थानीय समयों को माना गया हुआ है। तो यहाँ से जीएस का क्वेश्चन एक तैयार होता है कि किस देश में 11 मानक समय को माना गया, तो वो आपका रूस हो जाएगा। बाकी पृथ्वी को अगर आप देखिएगा तो 24 समय के छोटे छोटे भागों में बांटा गया हुआ है। इस तरीके से अगर देखिएगा तो इस तरीके से 24 पार्ट में बांटा गया हुआ है इसको 1 2 3 4 करके, और फिर इस प्रकार से 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को ये पूरी तरीके से घेर लेता है। मतलब क्या बोला यहाँ पे, समय में बांटा गया हुआ और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। मतलब कि अगर इस तरीके से आप देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखिएगा, एक सेकेंड जरा सा हम आपको एक पिक दिखाते हैं। पिक नोट आपका ये जो है ना वो एक ये मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो इस वाले पोर्शन का जो है ना ये 15-15 डिग्री पे मान करके चलता है, ठीक है ना। इस कारण से हर एक 15 डिग्री जैसे ही घूमता है तो हम उसको 1 घंटे का समय मान लेते हैं, 1 डिग्री, ठीक है ना। 15 मिनट 15 डिग्री देशांतर के समय को मान लेता है। मतलब इस वाले पोर्शन को 15-15 डिग्री के अंतर पर लगाया जाता है। 15 डिग्री फिर 15 डिग्री फिर 15 डिग्री करके, तो ये आपका 360 डिग्री पे जाके मिलता है और एक एक मिनट पे 4-4 मिनट पे 1-1 डिग्री घूमता है। ये चीज क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये था आज के चैप्टर में जिसमें हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर के बारे में देखा और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया। ये था आज के वीडियो के लिए। बाकी आज हम लोगों ने अक्षांश एवं देशांतर को देखा ग्लोब के ऊपर।
और ये था आज के वीडियो के लिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। और इसी तरीके से आप इस चैनल के लिए अपना प्यार बनाए रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जिस तरीके से आप करते हैं वैसे करते रहिए, ये हमारा मोटिवेशन का एक कारण बनता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।